ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने सेशन लेयर तक पढ़ लिया था, आज हम ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जब OSI के बारे में हमने पढ़ा था तो सबसे जो पहले क्लास था ना, उसमें भी मैंने आपको OSI के बारे में बताया था कि OSI जो होता है ना, वो लेयर आपका कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। मतलब ये लेयर के अंदर आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो काम करते हैं। तो उसके बाद जब हम एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन लेयर भी कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी आप ऐसा समझ सकते हो एप्लीकेशन लेयर में भी आपका बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। किस तरह का प्रोटोकॉल? जिन प्रोटोकॉल को आप क्या करते हो, आपका एक्चुअल जो एप्लीकेशन होता है जिन्हें कॉल कर सकता है, मतलब आपका एक्चुअल एप्लीकेशन को यूज करके जिन प्रोटोकॉल का आप एक्सेस कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो, तो वो सारे प्रोटोकॉल जो है आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करते थे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली आपका कोई डेटा डिलीवरी वगैरह वो सब काम में, ये कोई डेटा जनरेट करना या फिर डेटा डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्स बनना, ये सब काम आपका ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं करता है। इस तरह का कुछ भी काम यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन आपके ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इसमें भी आपका कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जिन प्रोटोकॉल के जरिए, जिन प्रोटोकॉल को यूज करके आपका ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करता है, आपको आपके जो डेटा होता है ना, उस डेटा को रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है और उस डेटा का जैसे एरर फ्री रहना, मतलब कहीं पे आपका डेटा लॉस ना हो, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर लेता है। ये कोई डेटा आपका जनरेट नहीं करता है, ना तो कोई डेटा भेजने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका यही है कि आपके जो डेटा है वो रिलायबल बनना चाहिए। मतलब एक जगह से आप दूसरे जगह डेटा भेज रहे हो ना, तो उसके अंदर डेटा में कोई एरर नहीं होना चाहिए और डेटा रिलायबली आपका जो रिसीवर है ना उसके पास पहुंचना चाहिए। तो ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होता है। तो ये सारे काम करने के लिए एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। उस दो प्रोटोकॉल के बारे में अगर मैं लिखूँ तो एक आपका होता है TCP या फिर आपके पास और एक प्रोटोकॉल होता है UDP। जब आपका डेटा जनरेट होकर एप्लीकेशन लेयर से आता है ना, तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के हिसाब से आपका डिफाइन हो जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन से वाले प्रोटोकॉल काम में आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मैं HTTP प्रोटोकॉल के बारे में बात करता हूँ, तो HTTP जो आपके पास प्रोटोकॉल है ना, ये आपका लेयर 7 पे काम करता है या फिर आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। तो HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर आपका HTTP से कोई डेटा जनरेट हुआ है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसके लिए ऑलरेडी फिक्स है कि ये TCP को यूज करेगा। जो भी आपका लेयर 7 के प्रोटोकॉल होते हैं वो क्या करते हैं, या तो TCP या फिर UDP, कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज करेंगे। जब भी वो ट्रांसपोर्ट लेयर क्रॉस होके जाएंगे ना, तो हो सकता है TCP के जरिए वो क्रॉस होके जाएंगे या फिर UDP के जरिए। फॉर एग्जांपल HTTP के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपने लेयर 7 पे HTTP का डेटा जनरेट किया, प्रेजेंटेशन लेयर पे भी आपका जो भी डेटा प्रेजेंट होना था वो हो गया, सेशन लेयर में आपका सेशन भी हो गया। उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट लेयर में आ जाएगा ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आने के बाद आपका क्या होगा, ये आपका हो सकता है TCP यूज करेगा या फिर हो सकता है UDP के जरिए यूज करके ये आगे बढ़ेगा। तो जैसे कि HTTP के लिए ऑलरेडी ये फिक्स है कि ये TCP यूज करेगा, तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP यूज कर लेगा, फिर आपका नेटवर्क लेयर में आ जाएगा, फिर डाटा लिंक लेयर, और फिर आपका फिजिकल लेयर में आके वायर में ये डाटा आपका पास होकर चला जाएगा। तो इस तरह का आपका होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली आपका ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में ही कुछ काम होता है। यहाँ पे दो प्रोटोकॉल आपके होते हैं, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जो प्रोटोकॉल काम में आएगा उसके ही जितने काम होते हैं वो काम आपका हो जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर में हम क्या करेंगे, अभी TCP और UDP के बारे में जानेंगे किसका क्या काम होता है। क्योंकि अगर हम TCP के बारे में हमें पता चल गया तो हमें पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में कोई प्रोटोकॉल आके अगर उसे यूज कर रहा है TCP को, तो वो ये रिलायबिलिटी ये चीज़ों को वो अचीव कर सकता है। अगर UDP यूज कर रहा है तो ये चीज़ वो अचीव कर सकता है। तो वही हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे TCP के बारे में। TCP का फुल फॉर्म होता है ठीक है। तो ये जो TCP आपका होता है, ये TCP आपका जो प्रोटोकॉल होता है, इसका आपका पोर्ट नंबर होता है आपका 6। ठीक है, TCP का आपका पोर्ट नंबर 6 होता है। हालांकि पोर्ट नंबर क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे, जब TCP के हेडर वगैरह के बारे में हम जानेंगे तो अभी हम जानेंगे कि ये पोर्ट नंबर क्या होता है। अब बस अभी के लिए याद रखो TCP का पोर्ट नंबर जो है वो 6 होता है। उसके बाद TCP आपका क्या करता है, ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, थोड़े आगे हम देखेंगे कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। दूसरी चीज होता है, ये आपका एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, और आप ऐसा लिख सकते हो
ठीक है, आपका डेटा को ये क्या करता है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक चीज़ यहाँ पे होता है आपका सीक्वेंसिंग। ठीक है, आपका टीसीपी में एक चीज़ होता है सीक्वेंसिंग, ये भी क्या है हम थोड़े आगे जानेंगे। इसके बाद आपका और एक चीज़ होता है एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतने जाने के बाद और एक चीज़ आपके पास होता है सेगमेंटेशन। हालांकि सेगमेंटेशन के बारे में आप बस वर्ड याद रख लो, हम आगे जब टीसीपी हेडर के बारे में हम पढ़ेंगे तो अभी हम देखेंगे कि ये सेगमेंटेशन क्या होता है। और एक चीज़ आपका होता है फ्लो कंट्रोल, ये भी आपका टीसीपी के जरिए होता है। और ये आपका क्या होता है, स्लो होता है। थोड़ा स्लो होता है मतलब आपके कोई भी डेटा लेयर 7 में जनरेट हो रहा है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर वो टीसीपी को यूज करता है तो क्या होगा, उसके डेटा ट्रांसपोर्ट थोड़ा स्लो हो जाता है। उसका भी कोई रीजन है इसलिए वो स्लो होता है, हम थोड़ा आगे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप पोर्ट नंबर के बारे में आप छोड़ दो, बस याद रखो 6 नंबर है, पोर्ट नंबर इसका 6 होता है। टीसीपी हेडर के बारे में जब हम जानेंगे तो पोर्ट नंबर के बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। दूसरे एक होता है, मैंने लिखा आपको कनेक्शन ओरिएंटेड। अभी हम देखेंगे कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हो। मतलब मेरा यहाँ पे एक डिवाइस है और एक डिवाइस है बी, और ये कुछ डेटा इसको ट्रांसफ़र करना चाहता है जो कि टीसीपी के जरिए, ये टीसीपी को यूज करके ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी को यूज करके ये डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो ये डेटा ट्रांसफ़र में आपका क्या होता है, डायरेक्टली आपका डिवाइस डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मतलब क्या होता है, अगर ये सर्विस आपका टीसीपी का सर्विस को अगर ये यूज करता है या फिर टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर ए वाला डिवाइस बी वाले को कुछ डेटा सेंड करना चाहता है ना, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आपका क्या होगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। एक बार ये कनेक्शन सक्सेसफुल एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद आपका डिवाइस क्या करता है, डेटा ट्रांसफर शुरू करता है। ठीक है, फिर उसका डेटा ट्रांसफर जब कंप्लीट हो गया ना, तो वो क्या करता है, ठीक है, फिर इसके जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है, डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद आपके डिवाइस क्या करता है, एक कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए एक प्रोसेस जो होता है ना, उसको फॉलो करता है। मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में डेटा भेजने के लिए सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता है, फिर उसके बाद डेटा अगर सक्सेसफुल होता है तो भी वो डेटा सेंड करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, डेटा एक बार सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया फिर कनेक्शन को टर्मिनेट भी कर लेता है, मतलब बंद भी कर देता है। तो ये प्रोसेस ये फॉलो करता है। अगर आपका कोई भी मीन्स एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल अगर ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है टीसीपी को यूज़ करता है, तो कनेक्शन जो ओरिएंटेड होता है ना, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश और कनेक्शन टर्मिनेट, ये दो प्रोसेस को इसे फॉलो करना पड़ता है। ये कैसे करता है अब हम देखेंगे। इसका थोड़ा मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपका इसमें क्या होता है, एक डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को अगर डेटा भेजना चाहता है तो डेटा भेजने से पहले यह क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, फिर डेटा भेजता है। एक बार सक्सेसफुली डेटा ट्रांसफर हो गया फिर उसके बाद ये क्या करता है, कनेक्शन टर्मिनेट कर लेता है। तो ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश और कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए ना टीसीपी का कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक होता है टीसीपी 3 वे हैंडशेक। ठीक है,
तो ये टीसीपी थ्री वे हैंडशेक जो होता है ना, ये क्या होता है, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए ये प्रोसेस टीसीपी फॉलो करता है। ठीक है, ठीक है। आपके किसी डिवाइस के साथ डेटा भेजने से पहले जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा ना, तो वो किसके जरिए होगा, ये प्रोसेस होगा। ये जो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक है ना, तो ये प्रोसेस फॉलो करके आपका किया जाएगा। तो ये टीसीपी का जो थ्री वे हैंडशेक है, ये अभी कैसे है, ये प्रोसेस इसका कैसे होता है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। मैं एक इमेज आपको ले लेता हूँ। इस तरफ मेरा सेंडर वाला डिवाइस है, इस तरफ मेरा रिसीवर वाला डिवाइस है। ठीक है, अभी क्या होता है, सबसे पहले सेंडर वाला डिवाइस जब डेटा भेजने की कोशिश करेगा रिसीवर वाला डिवाइस को, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, एक सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजता है, या फिर आप उसे ऐसे लिख सकते हो। हालांकि ये सीन क्या है हम आगे देखेंगे टीसीपी हेडर में। ये सीन का मतलब आप ऐसा समझो कि ये क्या करता है, एक सिंक्रोनाइजेशन पैकेट या फिर एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजता है। सिंक्रोनाइजेशन मैसेज मतलब ये क्या पूछता है दूसरे वाले डिवाइस से कि मैं आपके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ डेटा भेजने के लिए। उसके बाद रिसीवर वाला डिवाइस क्या करता है, जब भी उसे ये वाला सीन वाला मैसेज उसे मिल जाता है या फिर सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज मिल जाता है ना, तो वो क्या करता है, वो भी एक मैसेज भेजता है सेंडर वाले डिवाइस को कि ये मैसेज आपका ऐसा होता है, सीन प्लस एक। ठीक है, तो सीन प्लस एक मतलब यहाँ पे ऐसा होता है, ये जो सीन उसने भेजा ना, ये एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज होता है कि ये भी डेटा रिसीव करने के लिए या फिर डेटा ट्रांसफर के लिए ये भी रेडी है। दूसरा एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज होता है। एक्नॉलेजमेंट मैसेज मतलब कि पहले वाला जो मैसेज आपने मेरे पास भेजा है वो मेरे पास सक्सेसफुली रिसीव हुआ था, इसका मतलब ये है। फिर जो सेंडर वाला डिवाइस है वो क्या करता है, वो एक मैसेज रेस्पॉन्स में दे देता है एक्नॉलेजमेंट का। हालांकि एक्नॉलेजमेंट थोड़े आगे हम जानेंगे टीसीपी में क्या होता है। तो ये आपका होता है थ्री वे हैंडशेक। जनरली अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, ये सेंडर वाला डिवाइस जो भी डिवाइस कुछ डेटा सेंड करने के लिए चाहता है ना, सबसे पहले वो क्या करता है, रिसीवर वाला डिवाइस या फिर दूसरे डिवाइस एक परमिशन मांगता है एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए कि मैं आपको कैसे परमिशन मांगता है, एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेज के कि मैं आपके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। फिर रिसीवर वाले डिवाइस को जब ये सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज मिल जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, उस मैसेज उसके पास मिल गया उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि लास्ट वाले मैसेज मेरे को मिला था, उसके साथ वो भी राजी है डेटा ट्रांसफर के लिए, वो भी राजी है या फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वो भी रेडी है। इसलिए वो क्या करता है, एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज, सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट दोनों को मिला के एक मैसेज वो जनरेट कर लेता है और उस मैसेज को सेंडर वाले डिवाइस के पास भेज देता है। फिर सेंडर वाला डिवाइस क्या करता है, उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज दे देता है कि लास्ट टाइम आपने जो सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज मेरे को भेजा था वो वाले मैसेज मेरे को मिल गया और हम अभी डेटा ट्रांसफर चालू कर सकते हैं। इसका कॉन्फर्मेशन दे देता है कि अब हम क्या कर सकते हैं कि डेटा ट्रांसफर जो होता है ना हम चालू कर सकते हैं। अगर जनरली इसके एग्जाम्पल के लिए अगर रियल टाइम सिनेरियो के ऊपर मैं चला आता हूँ तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो ना जब क्या होता है कि ये जो लव फव वगैरह का जब चक्कर होता है तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि कोई बंदा जा रहा है एक बंदी से क्या करता है, वो प्रपोज लगा देता है सबसे पहले। तो वो जो सबसे पहले जाके जो बंदा क्या करता है कि प्रपोज लगा देता है ना एक बंदी से, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैं एक रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता है। फिर उसके बाद बंदी क्या करता है, उसके बाद जवाब देता है। अगर वो रेडी है रिलेशनशिप में आने के लिए, वो क्या करता है, उस मैसेज का तो सबसे पहले रिप्लाई कर देता है। मतलब उसने जो प्रपोजल वाला मैसेज उसको भेजा था ना, वो क्या करता है, उसका रेस्पॉन्स सबसे पहले देता है कि हाँ आपका प्रपोजल का मैसेज मेरे को मिला। या फिर एक होता है ना, आप जब किसी को प्रपोज वगैरह करते हो तो उसके बाद क्या होता है, एक रेस्पॉन्स उसके तरफ से आता है कि शायद मुस्कुराता हुआ रेस्पॉन्स या फिर कुछ तरह का, तो उसको आप एक्नॉलेजमेंट मान सकते हो पहले वाले मैसेज का। उसके बाद भी अगर वो बंदी रेडी है तो वो क्या करता है कि हाँ ठीक है मैं आ सकता हूँ। या फिर वो क्या करता है, सेम चीज़ आपका रिवर्स जो होता है, रिवर्स प्रपोज जो होता है या फिर रिवर्स प्रपोजल होता है वो दे देता है। उसके बाद ये जो बंदा होता है ना, वो भी उसका भी कुछ रेस्पॉन्स है ना, वो भी कुछ रेस्पॉन्स वगैरह दे देता है, जैसे मुस्कुराना वगैरह कुछ भी दे देता है, उससे आप ये एक्नॉलेजमेंट वाला मान सकते हो। उसके बाद आपका जो भी है ना रिलेशनशिप आपका लव का, वो कंटिन्यू करता है। इसी तरह आपका अगर टीसीपी यहाँ पे यूज हो रहा है तो उस केस में भी आपका ऐसा ही होता है। आपका सेंडर डिवाइस हमेशा ये थ्री वे हैंडशेक परफॉर्म होता है किसके बीच, सेंडर और रिसीवर डिवाइस के बीच में। एक बार ये थ्री वे हैंडशेक सक्सेस हो गया तो आपका एक कनेक्शन जो होता है ना वो एस्टेब्लिश हो जाता है, एस्टेब्लिश स्टेट में आ जाता है कनेक्शन। आने के बाद अभी क्या होता है, आपका कंटिन्यूसली डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है।
ठीक है। फिर एक बार आपका डेटा ट्रांसफर शुरू हो गया, फिर डेटा ट्रांसफर खत्म भी हो गया, आपने कुछ इमेज भेजना था आपको या फिर कुछ भी डेटा आपको ट्रांसफर करना था, वो आपका खत्म हो गया। फिर क्या होता है, आपका एक कनेक्शन टर्मिनेशन का प्रोसेस एक चलता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, आपका एक बार थ्री वे हैंडशेक हो गया, फिर उसके बाद आपका डेटा ट्रांसफर भी हो गया। होने के बाद आपका और एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है या फिर और एक प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म होता है, जिसे आप बोलते हो क्या, टीसीपी फोर वे हैंडशेक। ये बेसिकली टीसीपी फोर वे हैंडशेक आपका किसके लिए होता है, कनेक्शन टर्मिनेट या फिर कनेक्शन को बंद करने के लिए होता है। ऐसा नहीं ना कि आप एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसके बाद कंटिन्यू चलेगा, ऐसा तो नहीं है ना, बंद भी करना पड़ता है उस कनेक्शन को। तो ये कनेक्शन को बंद करने के लिए या फिर टर्मिनेट करने के लिए आपका एक टीसीपी का फोर वे हैंडशेक जो होता है ना, ये परफॉर्म किया जाता है या फिर इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो इसमें बेसिकली फिर क्या होता है, ऐसे ही सेम आप मान लो यहाँ पे आपका सेंडर डिवाइस है, यहाँ पे आपका रिसीवर डिवाइस है। आपका सबसे पहले क्या होता है, सेंडर डिवाइस एक फिनिश वाला मैसेज भेजता है रिसीवर वाले को, जिसे आप फिन मैसेज या फिर फिनिश वाले मैसेज आप बोलते हो। तो ये फिनिश वाले मैसेज जो भेजने का मतलब यही है कि मेरा डाटा ट्रांसफर अभी कंप्लीट हो गया, मैं ये कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता हूँ, रिसीवर वाले डिवाइस को भेज देता है। फिर रिसीवर वाले डिवाइस को जब पता चल जाता है कि मेरे को एक फिनिश मैसेज भेज रहा है, सबसे पहले वो क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट इसका दे देता है कि आपका लास्ट वाला जो फिनिश मैसेज या फिर कुछ भी मैसेज आपने मेरे को भेजा था वो मेरे को रिसीव हो गया, वो कन्फर्मेशन दे देता है। फिर उसके बाद ये जो सेंडर वाला डिवाइस है ना, ये सेंडर वाला डिवाइस क्या करता है, आपका दे देता है। फिर उसके बाद और एक मैसेज भी आपका रिसीवर वाला डिवाइस भेजता है, जिसे आप फिर से बोलते हो फिन वाला मैसेज। मतलब रिसीवर वाला डिवाइस क्या करता है, सेंडर वाला डिवाइस को सबसे पहले ये तो दे देता है कि लास्ट वाला मैसेज, ये जो फिन मैसेज आपने मेरे को भेजा था, ये मैसेज मेरे को मिल गया। उसके बाद फिर से मैं भी कनेक्शन टर्मिनेट के लिए अभी राजी हूँ, इसलिए वो क्या करता है, एक फिनिश वाला मैसेज फिर से अपने तरफ से भेज देता है। फिर से ये फिनिश वाला मैसेज जब आपका सेंडर डिवाइस तक आ जाता है, सेंडर डिवाइस उसका एक्नॉलेजमेंट एक दे देता है। ठीक है, और ये एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद एक्नॉलेजमेंट देते ही क्या करता है, कनेक्शन को यहाँ से ये टर्मिनेट कर देता है, और ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रिसीवर वाले डिवाइस को मिलने के बाद ये क्या करता है, इस कनेक्शन को टर्मिनेट कर लेता है। हालांकि और अगर अंदर में हम जाएंगे तो ये वाला सेंडर वाला डिवाइस यहाँ पे कनेक्शन टर्मिनेट नहीं करता है, शायद 4 मिनट या ऐसा कुछ टाइम होता है, उसके लिए वो इंतजार करता है। लेकिन रिसीवर वाले डिवाइस को एक बार इसका एक्नॉलेजमेंट वाला मैसेज मिल गया ना, तो वो क्या करता है, कनेक्शन को टर्मिनेट कर लेता है। तो ये होता है ना, ये आपका एक 4 वे हैंडशेक होता है। सेंडर वाला डिवाइस सबसे पहले आपका फिनिश वाला मैसेज भेजता है कि मैं कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता हूँ। रिसीवर वाला डिवाइस क्या करता है, उस मैसेज का सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट देता है, उसके बाद फिर से ये भी मैसेज भेजता है कि हाँ मैं भी राजी हूँ, रेडी हूँ कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानोगे कि आपका तो लॉपशॉप का चक्कर सब कुछ था, फिर बाद में आपने कुछ दिक्कत देखा या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप अभी ब्रेकअप के लिए आ गए, तो ब्रेकअप के लिए अभी क्या है, अभी पहले वाला बंदा जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को आपके साथ अभी रिलेशन में नहीं रहना है, मेरे को ब्रेकअप चाहिए। रिसीवर वाला डिवाइस भी आपको बता रहा है ठीक है आपको ब्रेकअप चाहिए, ये पूछा मतलब रेस्पॉन्स दे दिया। उसके बाद उसने बताया ठीक है मैं भी आपसे ब्रेकअप कर लेता हूँ। उसके बाद सेंडर वाला डिवाइस ने क्या किया, ठीक है चलो अगर आपने ब्रेकअप मेरे से बोल दिया तो चलो अब कनेक्शन को यहीं पे तोड़ देते हैं, अब हमारे बीच कुछ नहीं। उस तरह का काम आपका यहाँ पे भी हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ आपका यहाँ पे सबसे पहले सेंडर वाला डिवाइस एक फिनिश मैसेज आपको, लेकिन ये मैसेज का जो सीक्वेंस है ना आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 3 वे हैंडशेक में आपका मैसेज का सीक्वेंस यहाँ पे आप देखो, रिसीवर वाले डिवाइस को एक बार सीन का पैकेट मिल गया ना, उसके बाद वो क्या करता है, एक ही मैसेज भेजता है जिसमें सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेजमेंट दोनों को रखता है, और उसके बाद वो क्या करता है, फिर सेंडर वाला डिवाइस एक ही भेजता है। मतलब यहाँ पे आपका तीन मैसेज भेजा जाता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन जब कनेक्शन टर्मिनेशन की बात आता है आपका 4 मैसेज भेजा जाता है। इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। तो ये क्या होता है, सबसे पहले आपका जनरली यही है कि कनेक्शन ओरिएंटेड आपका टीसीपी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी भी डेटा भेजने से पहले किसी भी यूजर को आपका टीसीपी में क्या होता है, सबसे पहले 3 वे हैंडशेक परफॉर्म होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। एक बार हो गया फिर उसके बाद क्या होता है, आपका डेटा ट्रांसफर होता है, फिर एक बार कंप्लीट होने के बाद आपका कनेक्शन टर्मिनेशन होता है 4 वे हैंडशेक यूज करने के लिए। इसीलिए आपका टीसीपी को क्या बोलते हैं, आपका कनेक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि ये बिना कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किए कोई भी डेटा नहीं भेजता है। इससे भी कुछ फायदा होता है, हमारा सिक्योरिटी भी होता है, डेटा को सिक्योर मिलता है ना। क्योंकि अगर मान लो मैं आपको डेटा भेजना चाहता हूँ लेकिन डेटा किसी और को जा रहा है,
अगर मेरा आपके साथ सक्सेसफुली कनेक्शन एस्टेब्लिश है तो उसके बाद जो भी डेटा मैं आपको भेजूंगा आपके पास जाएगा, डेटा का सिक्योरिटी मिलेगा डेटा को। अगर मैं कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ डेटा को भेज दे रहा हूँ, तो इसका मतलब रास्ते से किसी और के पास भी डाटा चला जा रहा है तो कोई दिक्कत हो सकता है ना। तो इसीलिए आपका टीसीपी को क्या बोला जाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड। उसके बाद आपका था इट प्रोवाइड रिलायबिलिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये कैसे रिलायबिलिटी अभी प्रोवाइड करता है, क्यों हम बोलते हैं कि टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक चीज़ आपका लिखा है सीक्वेंसिंग, ये इसके ही अंदर आएगा। मतलब टीसीपी आपका रिलायबल क्यों है, उसका एक रीजन है। मतलब मान लो आप कुछ डेटा भेजना चाहते हो, अभी सेंडर डिवाइस जो है ना कुछ डेटा भेजना चाहता है रिसीवर वाला डिवाइस को, ये रिसीवर वाला डिवाइस, ये मेरा सेंडर वाला डिवाइस हो गया। अब क्या होगा, मान लो कुछ डेटा आपका जो होता है ना वो क्या होता है, आपका एक सेगमेंटेशन परफॉर्म होता है टीसीपी में। जब हम टीसीपी हेडर के बारे में जानेंगे तो सेगमेंटेशन क्या होता है आपको मैं बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप मान लो आपके पास कुछ था 10 MB का डेटा, आप एक साथ 10 MB का डेटा भेजना चाहते हो, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप 10 MB का डेटा डायरेक्ट भेजना चाहते हो सेंडर से रिसीवर तक, तो 10 MB का डेटा आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते ना, हो सकता है उसमें बैंडविड्थ का भी इशू हो सकता है, और उसके पास लिंक का जो बैंडविड्थ है वो कम हो सकता है, वो सीरियल लिंक लगा के रखा है तो आप नहीं भेज पा रहे हो। तो टीसीपी में आपका एक सेगमेंटेशन होता है, मतलब एप्लीकेशन लेयर से जो आपका डेटा जनरेट होता है ना, टीसीपी में आने के बाद वहाँ पे एक एमएसएस नाम का चीज़ होता है, एक वैल्यू होता है बाय डिफ़ॉल्ट एमएसएस वैल्यू। सेगमेंटेशन के टाइम में इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका 1480 का होता है, बाइट्स का होता है। ठीक है, इस बाइट्स के हिसाब से आपको डेटा को क्या होता है, जो आपका टीसीपी है ना वो क्या करता है, आपका डेटा को डिवाइड कर देता है कुछ पार्ट में। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, आप ऐसा मान लो कि एक एमएसएस का साइज मेरे पास 2 MB का था, तो ये जो 10 MB का डेटा है ना, ये 2 MB करके 5 पार्ट में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके आपका डिवाइड हो जाता है। मतलब आप अगर एक यूजर से एक डेटा अगर भेज रहे हो, मतलब आप अगर 1 GB का डेटा किसी के पास भेज रहे हो ना, तो इसका मतलब नहीं कि डायरेक्टली 1 GB उसके पास रिसीव हो रहा है, ऐसा नहीं। डायरेक्टली उसके पास 1 GB ही ट्रांसफर होके जा रहा है, ऐसा नहीं। ये डेटा क्या होता है आपका कुछ पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं, और पार्ट बाई पार्ट आपके पास दूसरे एंड पे क्या होते हैं, रिसीव होते हैं डेटा। तो इस तरह आपके टीसीपी में या फिर आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर आपके पास 10 MB का डेटा ऊपर वाले लेयर से, मतलब आपका एप्लीकेशन लेयर वगैरह से अगर 10 MB का डेटा आ रहा है ना, तो ये क्या होता है डाटा यहाँ पे एमएसएस वैल्यू को देख के ये डेटा आपका कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और ये डेटा आपका जब पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं ना, तो ये पार्ट में डिवाइड होने के बाद आपका डेटा, इसमें क्या होता है, टीसीपी आपका कुछ सीक्वेंस नंबर उसके ऊपर लगा देता है। सीक्वेंस नंबर मतलब कैसे, जैसे इस डेटा के ऊपर ये क्या करता है 1 2 3 4 5 इस तरह का सीक्वेंसिंग इसे कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो के बारे में अगर बताऊँ, तो आपके पास क्या होता है, मान लो आपको कुछ पैकेट्स भेजना था किसी के पास। ठीक है, आपने कुछ मिठाई का पैकेट आपने रखा था और सारे पैकेट को आपको भेजना था। तो आपको क्या था कि आपको 10 पैकेट टोटल भेजना था, आपको टोटल नंबर ऑफ पैकेट आपको 10 भेजना है। आपने एक के बाद एक किसी दूसरे के हाथ में आपने एक भेजा, एक तीसरे के हाथ में भेजा, इस तरह का आपने भेजा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला पैकेट मेरा मिस है? ऐसे जनरली अगर आप कोई नंबरिंग वगैरह नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना। जिसको किसी ने पैकेट ले लिया, आपको उस बंदे को, लास्ट वाले बंदे को जिसको रिसीव करना था, उसे 9 पैकेट टोटल मिला, तो उसको तो पता नहीं आप किसके साथ आप भेज रहे हो। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि 9 पैकेट जो उससे मिला, कौन सा वाला पैकेट मेरा अभी मिस हो गया, कौन सा वाला पैकेट किसी ने डिलीवर नहीं किया, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर आप ऐसा करते हो कि उस पैकेट के ऊपर कुछ नंबरिंग कर देते हो, मतलब एक पैकेट को आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके सारे पैकेट को एक एक आपने नंबर दे दिया और किसी दूसरे बंदे के साथ भेज दिया, तो आप अभी क्या करोगे, दूसरे वाले बंदे अगर जो रिसीव कर रहा है ना, उसको अगर आप पूछते हो कि भाई आपको कौन सा पैकेट रिसीव नहीं हुआ है, तो वो क्या बोलेगा? अगर 3 नंबर वाला पैकेट मिस हुआ है तो उसे कैसे पता चलेगा? उसने देखा कि 1 2 4 5 6 7 8 9 10 तो है, लेकिन 3 नंबर वाला पैकेट मेरे पास नहीं है, तो वो बताएगा कि 3 नंबर वाला पैकेट जो है मेरे पास मिस है। तो आपको पता चल जाएगा कि 3 नंबर वाला पैकेट आपने किसको हैंड ओवर किया था और किसने भेजा था। तो उसे आप पूछोगे कि भाई तू पैकेट डिलीवरी क्यों नहीं किया? तो इसी तरह टीसीपी में भी आपका ऐसा ही होता है। इस पैकेट को वो क्या करता है, कुछ सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, या फिर कुछ पार्ट में, आप ऐसा समझो। उस पार्ट में डिवाइड होने के बाद हर पार्ट को वो क्या करता है, एक सीक्वेंस नंबर दे देता है, और डेटा को क्या करता है, एक के बाद एक पैकेट को वो क्या करता है, भेज देता है सेंडर वाले डिवाइस को। ठीक है, अभी सेंडर वाले डिवाइस के पास क्या होता है, सेंडर वाला डिवाइस इस सीक्वेंस नंबर को देख के पैकेट को एक के बाद एक जोड़ लेता है। मतलब आपने 10 MB का डाटा भेजा था एक पैकेट में, वो पैकेट टीसीपी में आके क्या हुआ, आपका 5 पैकेट में डिवाइड हो गया। 5 पैकेट अभी एक के बाद एक सेंडर वाले डिवाइस के पास चला गया। सेंडर वाले डिवाइस अभी क्या करेगा,
सीक्वेंस नंबर को देखेगा और सीक्वेंस वाली उस पैकेट को जनरेट मीन्स जोड़ लेगा, मतलब 1 2 3 4 5 नंबर पैकेट को जोड़ के वो एक पैकेट बना लेगा। बनाने के बाद उसे 10 MB का डेटा जो आपने भेजा था वो उसके पास मिल जाएगा। अगर उससे इसमें से कोई एक भी डेटा रिसीव नहीं हुआ या फिर 3 नंबर का या 4 नंबर का कोई डेटा उसे रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में वो क्या करता है, एक रेस्पॉन्स उसके तरफ से दे देता है कि ये वाले पैकेट जो है मेरे पास अभी मिसिंग है, मतलब मिस हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप फिर से आप उस पैकेट को भेज सकते हो। मतलब मान लो कि 3 नंबर वाला पैकेट आपसे मिस हो गया, इसने बताया कि 3 नंबर पैकेट मेरे से मिस है, तो ये सेंडर वाला डिवाइस क्या करता है, उस 3 नंबर पैकेट को फिर से रिट्रांसमिट या फिर से सेंड कर देता है रिसीवर वाला डिवाइस को। फिर से जब ये 3 नंबर वाला पैकेट मिल जाता है, उस सीक्वेंस के हिसाब से 3 नंबर की जगह पे वो उसे डाल देता है और उसके बाद सक्सेसफुली आपका जितने भी डेटा आपने भेजा था ना वो दूसरे एंड पे आपका पहुंच जाता है। इसका मतलब आपका यही होता है, इसीलिए टीसीपी आपका रिलायबल है। ये सीक्वेंसिंग एक होता है आपका प्रोसेस, जहाँ पे ये सीक्वेंस नंबर पैकेट के ऊपर लगाता है, हर एक पैकेट के ऊपर या फिर हर एक डेटा के ऊपर ये क्या करता है, एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजता है, जिससे आपका डेटा जो है वो रास्ते में कहीं पे भी मिस नहीं होता है। अगर किसी वजह से आपका डेटा मिस हो गया तो फिर से सेंडर वाला डिवाइस उस डेटा को रिट्रांसमिट कर सकता है। तो इससे क्या होता है, आप जिसको डेटा भेज रहे हो ना, उसको 100% डेटा मिलने का जो चांस होता है ना, वो 100% ही होता है। इसलिए आप क्या बोलते हो, इसे टीसीपी को रिलायबल वाला प्रोटोकॉल बोलते हो, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रिलायबिलिटी ये प्रोवाइड करता है टीसीपी। ठीक है, और ये जो पैकेट कैसे जाता है, क्या नहीं जाता है, हम आगे और भी थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। अभी सडनली मैं सारा चीज़ नहीं बताऊंगा, आपके दिमाग से बाउंस हो जाएगा, धीरे धीरे हम जानेंगे। अब ये सीक्वेंसिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो रिलायबिलिटी प्रोवाइड होता है, ये सीक्वेंसिंग जो होता है, सीक्वेंस नंबर ये अटैच करता है हर एक पैकेट के ऊपर, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंसिंग बोलते हैं। अब आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया। एक्नॉलेजमेंट और मैं यहाँ पे सेगमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, अगर टीसीपी यूज हो रहा है तो उस केस में आप डेटा को सेगमेंट बोलते हो। ठीक है, तो इसमें एक्नॉलेजमेंट का मतलब आपका यही होता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब आप समझ लो कि रिप्लाई, मतलब अगर मैं आपका नाम लेता हूँ, आपका नाम राम है, मैं आपको बुला रहा हूँ राम, तो आप क्या बोलते हो, रेस्पॉन्स देते हो, हाँ भाई बोलता हूँ। आपने जो हाँ भाई बताओ आपने बताया ना, तो ये क्या है, एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है कि मैंने जो आपको राम नाम का डेटा भेजा या फिर मैंने आपको कॉल किया, जो मैसेज मैंने आपको भेजा, उस मैसेज का आपने रेस्पॉन्स दे दिया मेरे को, ताकि मेरे को पता चला कि हाँ मैंने आपको बुलाया था तो आपने सुना था। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट को आप एक तरह का रिप्लाई या फिर रेस्पॉन्स आप समझ सकते हो। हर एक डेटा, जब भी हर एक डेटा और एवरी मैसेज, आप ये डेटा मत लिखो, गलत से मैंने लिख लिया, हर एक मैसेज आप लिख लो। टीसीपी के जरिए अगर आपका टीसीपी यूज हो रहा है, तो कोई डिवाइस अगर दूसरे डिवाइस को टीसीपी यूज करके कोई भी मैसेज भेज रहा है ना, तो उस रिसीवर वाले डिवाइस का सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि उस मैसेज को पढ़ो या ना पढ़ो, सबसे पहले उसका एक रेस्पॉन्स दे दो या फिर एक एक्नॉलेजमेंट दे दो कि आप ये मैसेज रिसीव किए हो। मतलब ये वाला डिवाइस अभी कुछ टेक्स्ट डेटा जो है ना, ये वाला डिवाइस को भेज रहा है, उसने कुछ टेक्स्ट डेटा जो है इसको भेज दिया, इसके पास डेटा रिसीव हो गया। डेटा खोल के पढ़ने से पहले ये अगर टीसीपी यूज हो रहा है, तो ये वाले डिवाइस, इसने डेटा को जब सेंड किया तो सेंड इसने कर दिया। ठीक है, ये वाले डिवाइस का रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी है, डेटा खोल के पढ़ने से पहले सबसे पहले एक मैसेज भेज दो जिसका एक्नॉलेजमेंट, किसका, ये वाला सीक्वेंस का एक्नॉलेजमेंट या फिर ये वाला डेटा मैसेज का एक्नॉलेजमेंट एक दे दो कि आपको पहले वाला मैसेज जो है रिसीव हो गया है। उसके बाद आप डेटा पढ़ो, उस डेटा के हिसाब से अगर आपको फिर से एक मैसेज भेजने की ज़रूरत पड़ता है तो आप मैसेज भेज सकते हो, लेकिन मैसेज भेजने से पहले सबसे पहले आप एक्नॉलेजमेंट दे दो। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि देखो, ये सीन पैकेट सेंडर वाले डिवाइस ने रिसीवर वाले को भेजा था, तो उसके बाद क्या हुआ, रिसीवर वाले डिवाइस ने सीन के साथ एक एक्नॉलेजमेंट भेजा था जो कि पहले वाले डिवाइस का मैसेज का एक्नॉलेजमेंट है। यहाँ पे भी आप देखोगे, सेंडर वाले डिवाइस ने एक फिन पैकेट सबसे पहले भेजा, रिसीवर वाले डिवाइस ने उस फिन पैकेट का सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट दे दिया, फिर उसके बाद इसने मैसेज भेजा फिन मैसेज की, हाँ
कनेक्शन टर्मिनेट के लिए मेरे को पिन मैसेज भेजना पड़ेगा, या फिर ये सारे मैसेज का नाम है, हम आगे इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ये मैसेज जब सेंडर वाले डिवाइस को मिल गया, सेंडर वाले डिवाइस ने सबसे पहले एक एक्नॉलेजमेंट उसको दे दिया, उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेट किया। एक्नॉलेजमेंट मतलब आपका लास्ट मैसेज जो आपने मेरे को भेजा था वो वाला मैसेज मेरे को रिसीव हुआ था। तो टीसीपी में आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आप कोई डेटा या फिर कोई मैसेज भेज रहे हो, हर एक मैसेज में आपके पास एक सीक्वेंस नंबर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है वो उस सीक्वेंस नंबर को रिप्लाई में, रेस्पॉन्स में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर बना के दे देगा। मतलब यहाँ पे आपका ऐसा होता है टीसीपी में, फॉर एग्जांपल एक डिवाइस आपका कोई डेटा भेज रहा है या फिर कोई मैसेज भेज रहा है ना, उस मैसेज में आपका क्या होता है, एक सीक्वेंस नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये डिवाइस इस सीक्वेंस नंबर को 1 करके दे रहा है ना, तो उसके बाद ये डिवाइस उसका एक एक्नॉलेजमेंट देता है, जिसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका होता है 1, सेम एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हो, अगर किसी मैसेज में आपके पास सीक्वेंस नंबर 1 लगा के आपने भेजा था किसी दूसरे को, और आपको एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिल रहा है जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 है, तो उसका मतलब जो सीक्वेंस नंबर जिस मैसेज के लिए आपने 1 यूज किया था ना, उसका ही एक्नॉलेजमेंट मैसेज आपको रिसीव हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिठाई के दुकान वाले के बाद, तो आपने क्या किया, अभी 10 पैकेट तो आपने भेज दिया उसे, भेजने के बाद अभी क्या है, जो रिसीवर है जिसको आप भेज रहे हो या फिर जो कस्टमर है, वो कस्टमर अभी क्या कर रहा है, उससे मान लो 1 नंबर का पैकेट जो है रिसीव हो गया, वो भी आपको क्या बता रहा है, भाई 1 नंबर पैकेट मेरे को रिसीव हो गया, उसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया। फिर आपने उसके बाद 5 नंबर का पैकेट भेजा, उसके बाद 5 नंबर का पैकेट जो है उसे रिसीव हो गया, अभी वो कॉल करके फिर बता रहा है, भाई मेरे को 5 नंबर वाले भी मिल गया। फिर एक के बाद एक ऐसे ही वो एक्नॉलेजमेंट हर एक पैकेट का देता जा रहा है। तो उससे क्या है, आपको रिलायबिलिटी भी मिल रहा है कि आपको पता चल रहा है कि जो मैसेज मैंने भेजा वो उसके पास डिलीवर हो रहा है, सक्सेसफुली उसके पास डिलीवर हो गया, इसका भी आपको पता चल रहा है। तो इसके हिसाब से आपको पता भी है कि जो डेटा उस मैसेज में मैं दे रहा हूँ वो डेटा भी सक्सेसफुली डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो आपका टीसीपी में क्या है, कोई भी मैसेज अगर आपका टीसीपी में जनरेट हो रहा है तो उस मैसेज में आपका एक सीक्वेंस नंबर लग के जाता है। फिर बाद में क्या होता है, जो उसे रिसीव करता है वो सडनली सबसे पहले एक एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज एक भेजता है, जिसमें क्या होता है, सीक्वेंस नंबर जो लगा के आपने भेजा था उसी सेम नंबर को वो एक्नॉलेजमेंट में लगा के भेज देता है, ठीक है, ताकि आपको पता चलता है कि जो मैंने मैसेज भेजा था वो मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है। ये आपका होता है एक्नॉलेजमेंट। फिर उसके बाद आपका सेगमेंटेशन के बारे में अभी अगर मैं आपको बताऊँ, नहीं, हम जब टीसीपी हेडर के बारे में जानेंगे तो सेगमेंटेशन के बारे में जानेंगे। अभी सेगमेंटेशन क्या है, ये एक प्रोसेस होता है, जब मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। ये एक प्रोसेस होता है कि ऊपर लेयर से आने वाले बड़े साइज के डेटा को छोटे छोटे साइज में डिवाइड करना, और किसको देख के, ये जो MSS मैंने आपको बताया, मैक्सिमम सेगमेंट साइज एक होता है। हम आगे इसके बारे में और क्लियरली हम जानेंगे जब हम टीसीपी हेडर के बारे में जानेंगे। कुछ हेडर के जो पार्ट्स होते हैं ना, उसके बारे में, जो हेडर के आपके फील्ड होते हैं उसके बारे में हम जब नॉलेज ले लेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर में समझ में आ जाएगा। और एक आपके पास फ्लो कंट्रोल होता है, ये भी तभी हम जानेंगे, लेकिन अब थोड़ा मैं बेसिक से आपको बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आपके घर में कुछ पाइप्स होते हैं, तो आपने क्या किया, एक 2 इंच वाला आपने मोटाई वाला एक पाइप ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने क्या किया, एक 1 इंच वाला पाइप को कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपका कुछ जगह है जहाँ पे पानी जाएगा, यहाँ से कुछ जगह है आपका पानी है ऑलरेडी। तो आप अगर यहाँ से भी पानी को पुश करोगे आगे जाने के लिए, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका कुछ दिक्कत आएगा। हो सकता है यहाँ से पाइप जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन टूट सकता है। लेकिन अगर यहाँ से आपका हर सेकेंड में अगर आप 10 लीटर पानी भेज रहे हो ना, तो इसको 5 लीटर ही हर सेकेंड में रिसीव हो सकता है उसे पूरा रिसीव नहीं होगा, क्योंकि आप जितना डेटा उसे भेज रहे हो, आप ज़्यादा डेटा भेजने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिसीवर के पास कैपेबिलिटी नहीं है उतने डेटा भेजने के लिए, या सॉरी उतने डेटा को रिसीव करने के लिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आप हर दिन में आप क्या करते हो, लंच में आप 500 ग्राम की खाना खा सकते हो, 500 ग्राम की चावल या फिर 200 ग्राम राइस की आप चावल खा सकते हो। अगर मैं आपको 1 किलो चावल का राइस बना के मैं आपको दे दूँ, तो आप खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे ना, क्योंकि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है उतने खाने के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपका दिक्कत हो सकता है। तो इस दिक्कत को नेटवर्क में हटाने के लिए ऐसा हो सकता है ना, आप यहाँ पे एक डिवाइस यूज कर रहे हो, जिस डिवाइस में आपका जो NIC कार्ड है ना, ये NIC कार्ड आपका 1 Gbps का है, और एक डिवाइस है, इसका NIC कार्ड जो है ना, ये 100 Mbps का है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत है ना, आप अगर यहाँ से 1 GB के डाटा एक बार में ट्रांसफर करोगे, तो 100 Mbps वाला वो कैसे रिसीव करेगा? नहीं कर पाएगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए आपका एक टीसीपी में क्या होता है, एक एक प्रोसेस होता है जिसे आप फ्लो कंट्रोल या फिर विंडोइंग इसे बोलते हो, हम इसे भी आगे जानेंगे। तो इसमें एक्चुअली आपका क्या होता है, ये फ्लो कंट्रोल आपका क्या करता है कि मान लो
आपके ये वाला डिवाइस अगर 1 Gbps पे इसका पोर्ट काम करता है और इसमें अगर आप मान लो 100 Mbps पे काम करता है ना, तो टीसीपी में क्या होता है, आपका एक आप नेगोशिएशन हो जाता है इन दोनों के बीच। मतलब ये डिवाइस अभी बोलेगा कि भाई अगर तेरे पास 100 Mbps का कैपेबिलिटी है तो यहाँ से जब मैं डेटा भेजूंगा ना, मैं भी क्या करूँगा 100 Mbps का ही डेटा भेजूंगा, इससे ज़्यादा डेटा मैं नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये वाला डिवाइस तो इसके पास सबसे लोएस्ट वाला था 100 Mbps का, ये जब भी डेटा भेजेगा 100 Mbps ये तो रिसीव कर लेगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा जगह है 1 Gbps वाला। और ये डिवाइस जब भी डेटा भेजेगा ये अब 1 Gbps नहीं भेजेगा, ये भी क्या करेगा 100 Mbps का भेजेगा, ताकि ये डिवाइस जो है सक्सेसफुली उस डेटा को रिसीव कर ले। इसे आप क्या बोलते हो, फ्लो कंट्रोल। मतलब डेटा का जो फ्लो होता है उसमें कंट्रोल ले आना, ताकि किसी को डेटा रिसीव करने या सेंड करने में कोई दिक्कत ना हो, ये आपका बोला जाता है फ्लो कंट्रोल। उसके बाद मैंने क्या लिखा, हाँ ये एक स्लो होता है टीसीपी आपका। आप ऐसे समझ रहे हो कि मान लो टीसीपी हम हमेशा हमने ऐसा सुना है कि यूडीपी से टीसीपी बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो स्लो है, यूडीपी फास्ट है। इसका स्लो होने का भी कुछ रीजन है। मैं पहले वाले पे आ जाता हूँ, आप यहाँ पे देख लो। सबसे पहले टीसीपी में क्या हुआ आपका, टीसीपी में एक चीज़ तो आपका हुआ, डेटा भेजने से पहले वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो किसी भी डेटा भेजने से पहले अगर कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है तो उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए भी 3 मैसेज वो भेज रहा है, उस 3 मैसेज को भेजने के लिए तो टाइम भी लगेगा ना, ताकि आपका डेटा जो है पूरे रिलायबल बन जाए, आपको डेटा में कहीं पे लॉस ना हो। उसके बाद ये सीक्वेंसिंग कर रहा है, हर एक डेटा के ऊपर सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह लगा रहा है, इसके लिए भी टाइम लगेगा। जैसे आप वो अगर दुकान के बारे में मैं बात करूँ ना, तो उस दुकान में आप क्या कर रहे थे, आपने सबसे पहले आपने किसी को डिलीवरी देना था, उस कस्टमर ने आपको पूछा, आप दुकानदार हो, कस्टमर ने आपसे पूछा कि मेरे को 10 पैकेट चाहिए, तो आपने सबसे पहले कंफर्म कर लिया कि भाई हाँ 10 पैकेट जो हम आपको भेजेंगे, इसका पेमेंट आपने क्लियर कर लिया, आपका एड्रेस क्या है, सब कुछ आपने इन्फॉर्मेशन लिया। ऐसा नहीं ना कि किसी ने भी कॉल करके भेज लिया, आपको आप बंदे भेज दोगे, भाई उसके नंबर से कॉल आया था, चले जाओ डेटा दे दो, तो इससे दिक्कत हो सकता है ना। हो सकता है वो बंदा गलत से कॉल कर लिया हो, जैसे गलत ऑर्डर वगैरह होता है ना, फूड ऑर्डर वगैरह जोमेटो वगैरह में चला जाता है गलती से, तो इस तरह का हो सकता है। तो कुछ गलत ना हो, इसलिए आपने सबसे पहले कॉल किया उस बंदे को, सारा इन्फॉर्मेशन आपने लिया, लेने के बाद आपको लगा कि हाँ ये ट्रस्टेड यूजर है, हम उसे पैकेट भेज सकते हैं। फिर आपने पैकेट के ऊपर सीक्वेंस नंबर लगाया एक के बाद एक, तो वो भी, उसमें भी आपका टाइम जा रहा है ना। और हर एक पैकेट पहुंचने के बाद वो बंदे से आप एक्नॉलेजमेंट भी ले रहे हो कि भाई हाँ तेरे पास पैकेट पहुंचा कि नहीं, वो बंदे आपको कॉल करके बता रहा है, आप उसे भी नोट कर रहे हो, हाँ 1 नंबर वाला पैकेट पहुंचा दो। तो ये सारे जो आपका काम होता है ना, ये सारे काम करने के लिए आपके पास तो टाइम चाहिए ना। तो टीसीपी में ये सारे जो आपके पास काम होता है, जैसे कनेक्शन बनाना, कनेक्शन टर्मिनेट करना, सीक्वेंसिंग करना, रिलायबल प्रोवाइड करना, एक्नॉलेजमेंट वगैरह, ये सारे चीज़ के लिए जो टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसीलिए आपका टीसीपी को थोड़ा क्या बोला जाता है कि ये आपका टीसीपी स्लो हो जाता है, डेटा ट्रांसफ़र स्लो करता है। लेकिन स्लो तो करता है, लेकिन फिर भी हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हमारा डेटा का रिलायबिलिटी होता है हमारे पास, और दूसरा चीज़ डेटा आपका जो होता है वो एरर फ्री बन जाता है, हमारा डेटा में कोई एरर नहीं होता है। ठीक है, ये होता है आपका, इसलिए आपका टीसीपी जो है स्लो बोला जाता है। इसके बाद यूडीपी के बारे में बस कुछ नहीं, छोटा सा मैं बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म आपका है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका भी एक पोर्ट नंबर होता है जो है आपका 17। ये पोर्ट नंबर्स आप याद रखना, कुछ प्रोटोकॉल का भी मैं आपको बताऊंगा या फिर आप नेट से भी ढूंढ के पढ़ना, लेकिन इसे याद रखना, नेटवर्किंग में ज़रूरी है पोर्ट नंबर याद रखना। दूसरा चीज़ होता है ये आपका रिलायबल नहीं होता है, ये कनेक्शन लेस होता है, अनरिलायबल, और इसके पास कोई सीक्वेंस नंबर, कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर, कुछ भी इसके पास नहीं होता है। और ये क्या होता है, फास्ट आपका होता है टीसीपी से। अगर कोई भी प्रोटोकॉल, अगर कोई भी डेटा भेजने के लिए आप यूडीपी यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपका क्या होगा, यूडीपी थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सबसे पहले चीज़ तो है कनेक्शन लेस हो गया, ये कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता है डेटा भेजने से पहले, डायरेक्ट डेटा भेज दो। दूसरा चीज़ अनरिलायबल, अनरिलायबल इसलिए ये कोई सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर कुछ भी नहीं देखता है, तो डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर कर रहा है। तो उससे क्या होगा, जिसके पास डेटा पहुंच रहा है वो डाटा पहुंच रहा है कि नहीं वो भी आपको पता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के पास है ना, आपको कुछ बोलना था, मैं आपके घर के सामने से जा रहा था, अगर मैं टीसीपी यूज कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, आपका नाम जो भी है, मैं सबसे पहले आपके घर के सामने खड़ा रहूँगा, आपका नाम बुलाऊंगा, आप मेरे को जवाब दे दिए, फिर मेरे को पता चला हाँ आप घर पे हो, जो बोलना था आपको मैंने बोला, फिर उसके बाद भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो मैंने बोला आपको समझ में आया या फिर आपने सुना,
आपने मेरे को रेस्पॉन्स दिया, हाँ मैंने सुना, तो फिर मैं आपको बोला ठीक है भाई मैं अब चलता हूँ करके मैं निकला। अगर मैं टीसीपी यूज़ करूँ तो उससे क्या है, मेरे को जो चीज़ आपको बोलना था वो चीज़ भी आपके पास पहुँचा और मेरे पास 100% एश्योरिटी है कि जो मैंने आपको बोला वो आपको समझ में आया या फिर आपने सुना। अगर मैं इसी जगह पे यूडीपी यूज करूँगा ना, मैं क्या करूँगा, आपके घर के सामने मैं साइकिल से जा रहा था, मैंने चिल्ला लिया कि भाई कल तो जाके वहाँ मिल रहा ना, आपको सुनाई दिया नहीं दिया, आप घर पे हो या ना हो वो भी मेरे को पता नहीं, और मैं चला गया। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास कोई एश्योरिटी नहीं है कि आपने सुना, कल आप पहुँचोगे कि नहीं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं है। तो यूडीपी आपका इसी तरह का होता है। यूडीपी में डेटा आपका डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। यहाँ पे कनेक्ट आपका ना तो कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट वगैरह होता है, ना तो आपका डेटा जो है रिलायबल होता है। इसीलिए आपका यूडीपी क्या है, थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि टीसीपी में जितना प्रोसेस मैंने आपको बताया वो कुछ भी प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो उस केस में आपका यूडीपी जो है क्या है, आपका स्लो बन जाता है, सॉरी फास्ट बन जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। किसी के पास कोई सवाल या फिर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो टीसीपी यूडीपी के बारे में, आप पूछ सकते हो कोई भी स्टेप के ऊपर। सबको क्लियर हो गया या मैं डिस्कनेक्टेड हूँ भाई? सबको क्लियर है या फिर कोई थोड़ा एक बार रेस्पॉन्स दे दो भाई। आप मान लो सही मैं टीसीपी यूज कर रहा हूँ, आप मेरे को एक्नॉलेजमेंट दे दो। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है ना? जी भाई, भाई डाउट है। हाँ पूछो। भाई एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो यूडीपी को काम करता है, यूडीपी प्रोटोकॉल से काम करता है। यूडीपी प्रोटोकॉल में आपका कुछ ये टीसीपी कौन सा यूज करेगा, कौन यूडीपी कहाँ पे यूज होगा, ये आपका ऑलरेडी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल के साथ ये आपका डिफाइन हो चुका है। आप मान लो आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है ना, आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है एनटीपी, आपने सुना है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपका यूज किया जाता है डायनामिकली डिवाइस को टाइम देने के लिए। ठीक है, आपने देखा है ना, आप अपने फ़ोन पे आप क्या करते हो, आप सिम कार्ड डाल लेते हो, सिम कार्ड डालने के बाद आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली टाइम सेट हो जाता है, आपने देखा है ना। तो ये सारे डायनामिकली टाइम वगैरह के काम करने के लिए आपका ये प्रोटोकॉल काम करता है, जिसे आप बोलते हो एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये आपका यूडीपी यूज करता है, इसे एक्नॉलेजमेंट की कोई जरूरत नहीं। मैं ये पूछा क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था कि यूडीपी प्रोटोकॉल यूट्यूब जो चलाते हैं उसी में ही काम आता है, लेकिन उस टाइम मुझे देखो ये हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर यूट्यूब चला रहे हो तो इसका मतलब यूट्यूब आप एक ही चीज़ पे नहीं चला रहे हो। आप youtube.com का पेज खोल रहे हो, उसके लिए आप क्या करते हो, youtube.com एक्सेस करते ही आपके पास सबसे पहले आप डीएनएस को यूज करते हो। जो डीएनएस होता है ना, ये आपका टीसीपी यूडीपी दोनों पे काम करता है। टीसीपी को भी यूज करता है और यूडीपी को भी यूज करता है, यूसेज के हिसाब से पता चलता है। फिर उसके बाद आपको डीएनएस से आईपी मिल गया, आप क्या करते हो, एचटीटीपी एक्सेस करते हो, एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस जो भी है आप एक्सेस करते हो उस पेज को खोलने के लिए। एक बार पेज हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप एक स्ट्रीमिंग सर्विस चालू करते हो या फिर वीडियो देखने के लिए आप चालू करते हो। पता है ना, जैसे है ना, कहाँ पे यूडी पे आपको पता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो ये जो हम कम्युनिकेशन आपके बीच में मेरा अभी चल रहा है ना, ये जो वीडियो वगैरह या फिर ऑडियो वगैरह मेरा आप देख रहे हो, ये यूडीपी बेस्ड है। क्यों, किसी के साथ भी हम कोई मीटिंग वगैरह करते हैं ना, तो इसमें यूडीपी बेस्ड इसीलिए होता है। आप देखो, अगर बीच में किसी वजह से मेरा पैकेट मिस हो गया, मतलब मैं आपसे कुछ बात बता रहा था, उसके बीच में कोई बात अगर मिस हो गया, अगर ये इसे फिर से उसी बात को रिट्राइव करने की कोशिश होगा ना यहाँ पे, तो आपके बाद वो बात क्या होगा, बहुत देर के बाद आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, बहुत देर के बाद, क्योंकि जो बात मैं आपसे बोला ना, मतलब मैंने ABCD 4 वर्ड मैंने आपको बताया था, और ये एक स्ट्रीमिंग चल रहा है या फिर एक मीटिंग चल रहा है, तो उसमें क्या है, बी वाले वर्ड को आपने सुना नहीं, क्योंकि आपके नेटवर्क में कुछ कंजेक्शन था या कुछ था, वो डेटा पैकेट आपका मिस हो गया था। तो आपका डिवाइस अभी क्या करेगा, अगर टीसीपी यूज करेगा ना, तो वो बी वाले वर्ड को सबसे पहले रिट्राइव करने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये लाइव चल रहा है ना, अगर बी वाले को फिर से रिट्राइव करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो सी वाला वर्ड जहाँ पे आना था ना, जिस टाइम पे आपको दिखना था या फिर सुनना था, उसके बाद वाले टाइम पे दिखेगा। तो ये तो सही नहीं है ना। आप क्रिकेट का कोई देख रहे हो, आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह क्रिकेट का कोई देख रहे हो, तो उसमें क्या है, आप अगर देखोगे कि हर एक लाइव में जो मेरा नेटवर्क इशू के लिए दिक्कत हो गया या फिर कुछ भी मिस हो गया, वो वाले पार्ट अगर फिर से रिट्राइव होकर मेरे पास आए, तो आपका क्या होगा, लाइव मैच अगर कहीं पे खत्म हो रहा है, आधा घंटे के बाद आपका मैच खत्म होगा। तो इस तरह का होगा ना। तो इसलिए आपका क्या है, ये वाले जो सर्विसेज होते हैं, इसमें आपका यूडीपी यूज होता है, ये यूडीपी बेस्ड होते हैं। कोई भी आपके पास स्ट्रीमिंग वगैरह हो या फिर आप अगर लाइव, जो भी चीज़ आप लाइव है ना,
मैं आपसे वीडियो कॉल में बात कर रहा हूँ या फिर वॉइस ओवर इंटरनेट आप बात कर सकते हो, उस तरह का अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये सारे चीज़ आपका क्या होता है, यूडीपी बेस्ड होता है। अगर मैं फ़ोन पे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ हेलो भाई आप कैसे हो, और ये बात आपके इंटरनेट में कुछ इशू है उस वजह से ये स्लो आपके पास पहुँच रहा है, तो मैंने आपको बता दिया, फिर उसके बाद मेरे को 2 मिनट 3 मिनट मेरे को इंतजार करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास स्लो है, मेरे बात आपके पास स्लो जा रहा है, उसके बाद रेस्पॉन्स धीरे आ रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है ना, इसीलिए आपका जो भी लाइव वाला चीज़ होता है ना, ये सारा आपका यूडीपी बेस्ड होते हैं। और जो चीज़ आप देख रहे हो जहाँ से आप डेटा कुछ एक्सेस कर रहे हो, ऑलरेडी स्टोर वाला डेटा एक्सेस कर रहे हो या फिर कोई डेटा भेज रहे हो, तो उस केस में आपका क्या होता है, जैसे आपका HTTP या फिर HTTPS वाला सर्वर कोई होता है ना, उसमें क्या होता है आपका वेब पेज ऑलरेडी बना होता है। अगर किसी वेब पेज को अगर आप देखना चाहते हो तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अगर मैं यूडीपी यूज करता हूँ ना, तो किसी वजह से कोई पैकेट अगर मिस हो गया तो वेब पेज में से भी कुछ पार्ट जो है वो मिस हो जाएगा, मेरे को नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इस केस में ये सारे चीज़ के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ये TCP बेस्ड होते हैं, ताकि कोई भी पार्ट अगर मिस हो रहा है तो फिर से उसे रिट्राइव कर लो। क्लियर है ना? जी भाई, और ये प्रॉब्लम है, जब भी मैं ये पोर्ट नंबर को रिमेम्बर करने के लिए, ये याद करने के लिए पढ़ता हूँ, वो याद नहीं रहता है क्योंकि वो यूज नहीं होता है। हाँ, हमारे अभी तो जी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं ना वो जो पोर्ट नंबर को कैसे काम करता है, तो वो थोड़ा दिक्कत आती है। बहुत सारे पोर्ट भी हो गए। ऐसा होता है, आप जब तक किसी चीज़ को कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करोगे तो इस चीज़ को आप लगातार भूलोगे। जो आपके सामने है हर दिन जिसको आप यूज करते हो, तो आप ऐसा है ना, आप ऐसा करते हो कि 10 साल पहले आपने किसी को मिला था, 10 साल के बाद आपको वो बंदा याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हो क्योंकि हर दिन आप उसे नहीं देख रहे हो। लेकिन ऐसा कोई बंदा है जिसे आप हर दिन या फिर हर महीने हर हफ्ते में एक बार देखते हो, उसे भूलते हो क्या? नहीं भूलते हो ना। तो इसी तरह हमारे साथ भी होता है, हमारा दिमाग में उतने ज़्यादा मेमोरी नहीं है कि सारी चीज़ को एक बार स्टोर करके रख ले। इसमें क्या होता है, आपके दिमाग में आप अगर कुछ नया चीज़ ऐड करते हो तो कुछ पुराना चीज़ भी आप भूल जाते हो। ऐसा होता है ना। आप एक काम करो ना, आप एक ट्राई कर सकते हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, उसके साथ आप 10-12 चीज़ों के बारे में दिमाग घुसाओ, किसी के बारे में सोचो या फिर किसी दूसरे वो क्या कर रहा है उसके बारे में आप सोचने लग जाओ, या फिर वहाँ पे क्या हो रहा है किसी कंट्री में उसके बारे में सोचने लग जाओ, तो कुछ दिन के बाद आप क्या करोगे, पढ़ाई जो आपने पढ़ा था वो भी आप भूल जाओगे।